अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून क्या कहता है। दोस्तों बेसिकली इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं हमारे माशरे में आने वाले तमाम लीगल जो कम्प्लेक्सिटीज़ आ रही होती हैं, पेचीदगियाँ आ रही होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स को, दोस्तों को या हमारे भाइयों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, लीगल इश्यूज़ आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं लीगल एक्सपर्ट्स के साथ। तो बेसिकली आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा काइंडली। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो चेक डिसऑनर होते हैं, जो जब आप किसी से लेन देन करते हैं तो लेन देन करने में आप किसी दूसरी पार्टी को अगर कोई बायर परचेजर से या परचेजर बायर को कोई भी किसी भी दो फ्रीकैन के दरमियान चेक का तबादला होता है, आप चेक देते हैं और उसके बाद आपका चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसकी कानून में क्या हैसियत है, उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, उसके उससे रिलेटेड तमाम टेक्निकल जो लीगल इशूज़ हैं, लीगल मामला हैं, वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बेसिकली आज मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट राव शहजाद कीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप अपने कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया सर। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं कि ये एक बहुत आजकल ये मामला बढ़ रहा है क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। अब मैक्सिमम लोग बिज़नेस करते हैं और जब बिज़नेस करते हैं तो लेन देन होता है, और लेन देन में डेफिनेटली जो डिजिटल आजकल चेक जो देना पड़ता है, जिसमें पेमेंट्स जो हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती हैं, तो जब लेन देन में ये मामला आता है तो ये चेक डिसऑनर होते हैं। तो ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आम आदमी भी चेक डिसऑनर का जो वर्ड है उसके कानों में इसकी आवाज़ पड़ती होगी। तो इसके हवाले से काइंडली हमें बता दें कि इसकी बेसिकली रेमेडी क्या है ये चेक डिसऑनर की, और इसके हवाले से थोड़ा सा काइंडली हमारे देखने वालों को गाइड करें अभी प्लीज़। ये कि अगर कोई आदमी किसी से रकम उधार लेता है, ठीक है। अगर चेक का मामला है, ठीक है। अगर कोई रकम उधार लेता है और वो उसकी उस रकम की अदायगी के लिए उसको ठीक है। चेक दे देता है ठीक है। और उस पर डेट अपने दस्तखत करके वो उसके हवाले कर देता है जिसने रकम अदा कर दी है उसको। ठीक है। अगर वो आदमी उस मुतलका डेट जो फिक्स डेट है जी वो ठीक है। उसके ऊपर वो उस बैंक में पेश करता है चेक, या ठीक है। अपने अकाउंट में जमा करवा दे किसी और बैंक में, क्योंकि बैंक का एक प्रोसीजर है, दूसरे बैंक से बीमा लगवा के ले आते हैं ठीक है। डिसऑनर हो जाए। ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर वो डिसऑनर हो जाए, उसमें कई कंडीशन है, उसका जो सिग्नेचर डिफर हो सकते हैं, जी बिल्कुल। उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं होती, बिल्कुल। मोस्टली ये मामला आता है। जी। तो या उसने अकाउंट अपना बंद करवाया और आपको चेक दे दिया है ठीक है। बदयांती से, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि बैंक डिसऑनर स्लिप लगा देता है, जिसे बीमा में कहते हैं हम आम जुबान में। बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह आपके इस जवाब में मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कि आपने चेक दिया और उसमें पैसे कम होने की वजह से डिसऑनर हुआ। आपने बिल्कुल बताया कि अगर चेक के ऊपर साइन डिफरेंस है या उसने अकाउंट डिस्क्लोज करा दिया हुआ है, तो और कहीं से बदयांती का अगर कहीं पे भी जो फैक्टर शो हो रहा है तो ये डिसऑनर हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डेट लिखी गई होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं कि अभी कोई चेक है और उसके ऊपर डेट 2022 2022 की डेट डली हुई है, तो उससे पहले क्या हम चेक वो अगर उसने हमें दे दिया है तो उससे पहले अगर हम जाते हैं डिसऑनर हो जाएगा, अगर उसके बाद जाते हैं डेट से पहले, और प्री और पोस्ट के बारे में थोड़ा गाइड कर दें इसमें काइंडली। अगर ये है कि अगर चेक के ऊपर कोई डेट मिसाल के तौर पे 1/1/2021 है, ठीक है। जिस पे आपने बैंक में वो पेश करना है बिल्कुल। कैशमेंट के लिए, जी। तो ऐसी सूरत के अगर उससे पहले, उस डेट से पहले आप करते हैं तो आपके पास तो कोई राइट नहीं। अभी तो बिल्कुल। आपकी डेट है बिल्कुल डेट है। उसके, तो फिर आपके पास कोई रेमेडी भी नहीं है। बिल्कुल कोई रेमेडी नहीं अगर है। उस डेट पे करते हैं या 6 माह के अंदर अंदर, उस डेट के बाद ठीक है। 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर। आप उस डेट से ले लें, जी। तो आप उस बैंक में अगर वो पेश करते हैं तो वो वैलिड है। ठीक है। अगर वो 6 माह गुजर जाते हैं, 1/1/2021 मिसाल के तौर पे कोई डेट है, ठीक है। उस 6 माह के बाद आप पेश करते हैं, वो चेक की फिर वैल्यू खत्म हो जाती है। मतलब कि इसकी लिमिटेशन सिर्फ 6 माह है। 6 माह। आपका जो चेक पे डेट लिखी हुई है उसके 6 माह के अंदर अंदर आपने इसको डिसऑनर स्लिप करवाना है। अच्छा सर, इसमें काइंडली क्लियर कर दें कि आपने 6 माह के अंदर चेक वो जो डिसऑनर स्लिप मेमो मिल गया आपको, लेकिन आप सूट फाइल करने के लिए जो आपकी क्रिमिनल या सिविल आपकी कार्रवाई थी, आप वो गए 1 साल के बाद, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके अंदर डिफरेंट रेमेडीज हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर तो आप आते हैं कि चेक डिसऑनर हो गया है, जी। आपने आपके साथ इसने बदयांती की है, ठीक है। डिसऑनेस्टली इसने चेक आपको इशू किया है, तो आप चाहते हैं कि इसको सज़ा दिलवानी, तो फिर 489F पीपीसी के तहत ठीक आप है। एफआईआर बकायदा इसकी वो दर्ज करवाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें सज़ा आप करवा सकते हैं, रिकवरी नहीं होनी। सिर्फ सजा होगी। रिकवरी करवाने के लिए आपके पास दो रेमेडी फिर आ गई। ठीक है। आर्टिकल 37 का दावा है ठीक है। और 37 रिकवरी के लिए। सीपीसी का, सीपीसी। उसके तहत आप अपना सूट फाइल करेंगे। ठीक है।
वो आएगा लीव टू डिफेंड में आएगा। ठीक है। उसमें आप कंडीशन ये लगा सकते हैं कि आइए अपना जमानतनामा या श्योरिटी जमा करवा दें। ठीक है। मिसाल के तौर पे उसमें ये कि वो दौड़ जाता है, डिग्री हो जाती है, वो जो जामन है उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, या उसको कहते हैं पेमेंट दो, या उसकी नीलामी होगी, पेमेंट मिल सकती है मतलब कि सर ईजिली। सिविल कोड में भी लेकिन श्योरिटी देनी उसका पड़ती टाइम है? जो उनसा है ना, जी। सिविल कोर्ट में आने का टाइम है 3 साल, जिस दिन से चेक डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर हुआ है उस दिन से 3 साल है। 3 साल। अब चॉइस आ जाती है, एक ठीक है है। ऑर्डर 37 का दावा, एक है ऑर्डिनरी कोर्ट के अंदर जो सिविल कोर्ट है नीचे, जी जी। उसके पास अगर आप दावा फाइल करते हैं, ये चॉइस है। ठीक है। जो मदई है चाहे तो ऑर्डर 37 में आ जाए, चाहे वो नीचे आ जाए, ठीक है। ये चीज़। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं, आपने इसमें बताया कि सिविल कोड में भी शायद श्योरिटी देनी पड़ेगी उसको, कि कल को अगर डिग्री हो जाती है तो उसमें वो। सिविल कोर्ट के अंदर अगर तो वो कहते हैं कि श्योरिटी जमा करवाओ जी। और कोर्ट ऑर्डर कर दे फिर देनी पड़ेगी, अदरवाइज वहाँ श्योरिटी देना ऐसी ज़रूरी, कंडीशन मतलब नहीं ये है ऑर्डर, ज़रूरी। ये कोर्ट के ऑर्डर पे बेसिकली हाँ। डिपेंड कर रहा है। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं कि ये चेक के ऊपर एक लफ्ज़ लिखा होता है पे और बेरर, ये हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि अगर इसको क्रॉस ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? काइंडली इसको थोड़ा सा बता दें, बड़ा नाजुक मामला है सर ये। फिर ऐसा होता है कि अगर उसको ना काटा जाए, जी। लाइन ना लगाई उसके ऊपर जाए, तो चाहे जिस मर्जी का नाम हो जी। और वो चेक गिर जाए, मिसाल के तौर पे मैंने आपको चेक दिया, आपका नाम लिख दिया, ठीक है। आप बाजार जाते हैं, आपसे वो चेक गिर जाता है ठीक है। और उसको कोई तीसरा शख्स या दूसरा शख्स उठा लेता है ठीक है। और वो बैंक में जाता है, ठीक है। तो बैंक वो बाउंड है कि उस चेक को कैश कर दे। ठीक है। नाम मेरा ही लिखा हुआ है हाँ, सर। नाम आपका लिखा है लेकिन वो कटा नहीं। अगर वो कटा हुआ तो फिर वो कैश नहीं होगा, जिसका नाम लिखा है तो फिर उसको ही मतलब उसे क्रॉस करना लाजमी, जिसे हम क्रॉस हाँ। चेक कहते हैं कि ये सिर्फ इसको पे नहीं, किया। क्रॉस चेक में फर्क है। ठीक है। क्रॉस चेक में इसके ऊपर लाइन लगाई जाती है बस। अच्छा, मतलब क्रॉस चेक और इसमें क्रॉस करने में थोड़ा सा क्रॉस चेक डिफरेंस के है। अंदर तो ये है ना कि उसके अंदर वो सिर्फ स्पेसिफिक अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। जिस बंदे को दिया गया उसके अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है। मतलब कि इसमें अगर बिरर को क्रॉस नहीं करते, इसका मतलब है जो भी इसको लेके आ रहा है उसको जो आप भी इसका होल्डर है, ठीक है, ये बड़ी जिसके कब्जे में आ गया उसको कैश करवा सकता है। बिल्कुल सर, ये आपने हमारे देखने वालों के लिए और मेरे लिए भी नई बात है, बिल्कुल ये आम हम लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताएं कि जो बैंक ज्यूरिसडिक्शन है कि क्या आया, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। मिसाल को दो ताजर थे, ट्रेडर्स थे, उनका लेन देन था। मैं लाहौर रहता हूँ, मैंने कराची से माल लिया, चेक मैंने कराची में दे दिया, और वो जो चेक था वो बेसिकली था लाहौर बैंक का, और जो जिसने उसने बेसिकली इशू करवाया वो कराची से करवाया। तो इस हवाले से सर कार्रवाई कहाँ पे की जाएगी, कराची लाहौर में की जाएगी? ये थोड़ा सा काइंडली मुझे गाइड कर दें। ये है कि मिसाल के तौर पे आप कराची के अंदर बैठे थे, आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ रकम का, आपको चेक दे दिया गया, ठीक है। लेकिन वो जिस बैंक से चेक जो सा डिसऑनर हुआ वो लाहौर है। जी बिल्कुल। अगर तो आपने फौजदारी कार्रवाई करनी है ठीक है। तो वो जहाँ चेक दिया गया था जिस जगह पे, वहाँ भी आप एफआईआर करवा सकते हैं। ठीक है। और जिस थाने की हदूद में वो बैंक आता है ठीक है। वहाँ भी ये जो सा आप एफआईआर करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब सिविल कोड का थोड़ा सा इसके अंदर वो डिफरेंट आ जाता है रिकवरी के लिए। जी। रिकवरी के लिए ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ चेक डिसऑनर हुआ है, जी। दावा वहाँ फाइल करें जिस जी। कोर्ट को वो इख्तियार समाअत हासिल है, ठीक है। जिस कोर्ट की हदूद के अच्छा अंदर वो सर, बैंक जाके इसमें फाइल थोड़ा सा करता है, ये जी जी उसके अंदर मैं थोड़ा क्लियर कर जी दूँ। बिल्कुल। उसके अंदर फ़ायदा ये हो जाता है कि मिसाल के तौर पे बैंक रिकॉर्ड जो उनसा है जी वो इजीली आ सकता है। बिल्कुल, कोर्ट में आ सकता है। ठीक है। जी। और दूसरी बात ये है कि मे बी वो जो डिफेंडेंट है जिसने पैसे देने हैं या जी। जिसका चेक डिसऑनर हो गया है, जी उसकी प्रॉपर्टी वहाँ हो, वो कोर्ट इजीली उसको अटैच कर सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी टेक्निकल बात आपने बताई है। अच्छा सर, काइंडली ये बताएं, देखें चेक सर लाहौर का था, ठीक है, और वो सपोज कर लें कि वो चेक किसी कमर्शियल बैंक का है, और वो उसी कमर्शियल बैंक की ब्रांच कराची में भी है, और वो उसी बैंक से कराची में जो है उसे डिसऑनर मेमो स्लिप ले रहा है। तो सर वो फिर चेक लाहौर का है और पार्टी कराची की है, जो जिसके पास चेक गया है, तो उनके लिए भी आपके मुताबिक ये फिजिबल है कि वो कराची में ही मतलब कि इसको करें? आजकल जो सा ऑनलाइन सिस्टम है जी बिल्कुल, ऑनलाइन तमाम सिस्टम। बैंक, वो इजी हो गया। अब आपको पटिशने भी और जो सा है फौजदारी कार्रवाई करना भी तो easy सर हो इसमें गया। कोई इंटर प्रोविंशियल इशू तो नहीं आता, मतलब कि? नहीं, इसमें नहीं, ऑनलाइन है पूरे ठीक है पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा सर, काइंडली मुझे अब ये बताएं कि जब हम कुछ चेक देते हैं किसी को भी और कोर्ट में मामला आता है, तो बेसिकली जो कोर्ट है उसकी प्रजम्पशन क्या करती है चेक के बारे में, ये चेक डिसऑनेस्टी के वाले से, इसको काइंडली बता देंगे, क्या प्रज्यूम किया जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो सा है जी। वो ये कहता है कि उसका जो आर्टिकल, ये सेक्शन आप कह लें 118 है,
सेक्शन 118 हाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हाँ, एक्ट। वो ये कहती है कोर्ट प्रज्यूम करेगी जी कि ये चेक दिया गया है, ये इस रकम की अदायगी के लिए दिया गया है, इस पे जो डेट है और साइन है जी ये इसी शख्स के हैं जिसने चेक दिया है और अकाउंट होल्डर ने दिया ठीक है है। अदरवाइज जी कोई और चीज रिबटल के अंदर दूसरी पार्टी प्रूव कर दे जी कि यूं ये उठाया गया है जी या ये चोरी किया गया है, चेक अगर वो प्रूव कर दे तो फिर ये प्रिजम्पशन खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, सेक्शन काइंडली दोबारा बता दें। 118 सेक्शन 118 ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं कि जो बेसिकली ऑर्डर 37 है रिकवरी का, इसके हवाले से काइंडली गाइड कर दें कि ये रिकवरी सूट बनेगा सिर्फ ऑर्डर 37 पे बनेगा, इसके अलावा भी कोई इसमें रेमेडी है हमारे पास? इसमें अगर ऑर्डर 37 के तहत आप आते हैं जी तो कोर्ट जो सा है इस केस का फैसला करेगी 6 मंथ के अंदर। ठीक है तो इसके अंदर जो श्योरिटी भी लेती है, लीव टू जो सा डिफेंस की एप्लीकेशन वो फाइल करता है। ठीक है इसके अंदर अब उसकी चॉइस है, ठीक जो है मदई है वो कहता है कि नहीं मैंने नीचे जाना है, सिविल कोर्ट के अंदर जाना है, ठीक है ये उसकी चॉइस है, वहाँ भी सूट फाइल करेगा वो, लेकिन वो ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन होगी कोर्ट की, ये स्पेशल जुरिडिक्शन ये स्पेशल जस्टिफिकेशन। यहाँ जल्दी खत्म हो जाएगा ट्रायल, ठीक है, वहाँ जो सी ट्रायल की अब मुद्दत नहीं है। मतलब अगर हम स्पीडी ट्रायल में जाना चाह रहे हैं तो ऑर्डर 37 के थ्रू कोर्ट में हाँ, है। वहाँ वो उसमें सेफ भी है आप। ठीक है उसमें एक चीज और है, जो सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जी वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है जब उसके अंदर कोई कंडीशन आ जाए, जमानतनामा गारंटी आ जाए, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता, उसके ऊपर फिर ऑर्डर 37 का दावा फाइल नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको ठीक है। कंडीशन लगा दें मैंने चेक किस लिए दिया था, दूसरी पार्टी भी तस्लीम कर ले, फिर ऑर्डर 37 का दावा नहीं होगा। अच्छा, मतलब सपोज कि सर को कह लेता है कि जी मैंने श्योरिटी के लिए चेक दिया था, कुछ जमाना अपना गारंटी के लिए चेक दिया था, या मैं इसके पास जॉब करता था, इसने कहा कि जी आप अपना खाली दे दें, मतलब कोई भी कंडीशंस आ जाती हैं, मैंने इससे ले लिया बतौर गारंटी लिया था, या हम इकट्ठे बिजनेस कर रहे ठीक थे, है। पार्टनरशिप थी हमारी हाँ बतौर गारंटी, तो उसमें फिर आपका ऑर्डर 37 नहीं होगा, आपकी वो स्पीडी ट्रायल नहीं होगी और आपको जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने तो बताया इसकी कि कंडीशन ही ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कि जो सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो अनकंडीशनल होना है। अनकंडीशनल होनी चाहिए। अच्छा सर, एक इसमें मुझे काइंडली जजमेंट के हवाले से बता दें कि जो डिग्री होती है बेसिकली सूट की, तो उस हवाले से बता दें कि आया एक बंदे का 50 लाख का चेक डिसऑनर हुआ है, उसे 50 लाख की पूरी अमाउंट डिग्री होगी या उसके साथ एक्स्ट्रा उसे जो प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स भी मिलेंगे, इस हवाले से काइंडली बता दें मुझे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें अगर तो उसने मांगी अपनी जो चेक के अंदर पेमेंट है वही मांगी है, ठीक है, तो असल में उसको वही डिग्री होना वो है। सिर्फ वही डिग्री होगी। अगर उसने मांगा ये है कि मुझे बैंक रेट के का जो फिक्स है मुनाफा है वो मिले, तो कोर्ट वो डिग्री कर सकती है साथ। ठीक है साथ वो ये कहता है कि मुझे बैंक मुनाफा की जो रेशियो उसके हिसाब से कोर्ट फीस है या जो वकील की जो फीस है जी वो अगर मेंशन उसने की है अपने दावे के अंदर, ठीक है उसकी डिटेल दी और उसने प्रूव किया है, बिल्कुल तो उस हिसाब से भी डिग्री हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे आप काइंडली बिल्कुल आपने इस हवाले से गाइड किया कि अगर उसने ये प्रूव किया कोर्ट में आके तो फिर उसको ये मिलेगा, ये तमाम वो जो बेनिफिट्स हैं जिसमें आपने बताया कि इसको सारे मिल जाएंगी, कोर्ट फीस भी मिल जाएगी। सर मुझे ये बता दें काइंडली कि इस जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो बेसिकली हम सूट करेंगे, इसकी कोर्ट फीस अमूमन कितनी होती है और कितनी वैल्यूएशन ऑफ चेक के ऊपर कितनी बढ़ती है मैक्सिमम, ये कोर्ट फीस के हवाले से बता दें कि अगर कोई देखने वाला व्यूअर हमारा मतलब रिकवरी सूट करता है तो कोर्ट फीस कितनी उसे देनी पड़ेगी अदालत में? अब इसमें ये है कि 25,000 जो है ना, जी अगर उसकी जो पेमेंट है जी 25,000 है, जी वहां तक कोई कोर्ट फीस लगती, कोर्ट फीस माफ है। 25,000 का अगर चेक है तो उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं, 25,000 एग्जेम्पशन है। से ऊपर जब हम चलते जाएं जी और वो आए 2 लाख तक, जी 2 लाख तो 7.5% के हिसाब से लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके उसमें जी ये है कि 2 लाख पे जब आएंगे तो कितनी बन जाएगी 7.5%, 15,000 पे। ठीक है जब 15,000 पे आ जाएंगे, अगर 2 लाख से ऊपर कोई होगी जी, पेमेंट तो 15,000 ही कोर्ट फीस लगेगी, उसके ऊपर बेशक आपने 2 करोड़ का चेक दिया, तो उसमें 15,000 15,000, मतलब कि सर मिनिमम आपने बताया कि अगर हमारी 25,000 की हमारा बेसिकली चेक था तो उस पर हम एग्जेम्पशन है हमें बेसिकली कोर्ट फीस से, और अगर हम 2 लाख को क्रॉस करते हैं तो एक फिक्स रेट है 15,000 जो हमें पे करना है, बेसिकली आप करोड़ों अरबों में चेक आपका जा रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती टाइम का, आपने पूरे 360 एंगल पे माशाल्लाह कवर किया है, सिविल जस्टिफिकेशन, क्रिमिनल जस्टिफिकेशन, जजमेंट के हवाले से, ऑर्डर 37 के हवाले से, लॉयर ट्रायल के हवाले से तमाम बातें आपने बताई। तो बहुत शुक्रिया सर इस वीडियो के, जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम।